तो अगर 10% की हानि है और 10% का लाभ है तो बिल्कुल आप बस ये ध्यान में रखिए कि जितना प्रतिशत का हानि या लाभ है अगर दोनों इक्वल है तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे और अपॉन में बटे में 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम 100 का स्क्वायर 100/100 और यहाँ से बिल्कुल एक स्टेप में आपको आंसर आपके सामने होगा 1% का हानि। और इस चीज़ में एक और चीज़ ये ध्यान देने वाली कि अगर जब भी किसी क्वेश्चन में आपको दिया रहे कि 100% 10% का लाभ या फिर x% का लाभ और x ही परसेंट का हानि हो, अगर दोनों में सेम ही अगर दिया हो, जिस तरह यहाँ दिया हुआ है कि 10% का लाभ हुआ और दूसरे सौदे पे 10% की हानि हुई, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, तो हमेशा हानि ही होगा, कभी भी लाभ नहीं होगा। अगर आप ऐसे भी नहीं होता है तो आप ऑप्शन में जाइए और ऑप्शन में देखिए, आप यहाँ से चाहे तो यहाँ से कम एटलीस्ट इतना तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो दिया हुआ है कि 1% हानि, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है ना तो लाभ ना तो हानि, ऑप्शन सी कह रहा है 10% लाभ और ऑप्शन डी कह रहा है 10% हानि। तो आप अगर कुछ नहीं भी करते हैं तो इतना तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को देखते ही एक बार में बता सकते हैं कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में तो हानि ही होगा, चाहे जिस हाल में भी हो हानि ही होगा, ना लाभ होगा ना बराबर होगा। कम से कम इतना तो होगा कि ये दो ऑप्शन नहीं होगा। बचे दो ऑप्शन में से हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा हानि है, 1% वाला है या 10% वाला है। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है, जितना प्रतिशत का हानि उसका होल स्क्वायर और उसको 100 से डिवाइड कर दिया। सिम एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया कि बस 20% का लाभ हुआ पहले सामान पे और दूसरे सामान पे 20% की हानि हो गई, तो कहेगा कि कुल लाभ या हानि बताओ। तो कुछ नहीं, 20 दिया है तो 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। सिंपल है, कुछ नहीं करना, 4 टाइम। और ये क्या होगा, हानि ही होगा, 4% का हानि। अब इस तरह से आपको इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले जहाँ पे कहे कि प्रत्येक घड़ी एक कीमत पे बेची गई और उस कंडीशन में दिया हो कि अगर पहली घड़ी पे कुछ समथिंग लाभ हुआ और उतनी ही हानि हुई, तो लाभ या हानि कितनी होगी। तो बस सिंपल सा करना है आपको, एक स्टेप आपको याद रखना है कि जितना प्रतिशत का हानि या लाभ दे रहा है उसका होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है और उसको 100 से डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना है। एक स्टेप ये जो इतना मैंने यहाँ किया आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, इतना मैंने ये जो किया है, इतना सारा कैलकुलेशन और इतने ताम झाम को आप बस इस तरह से एक स्टेप में यहाँ पे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल समझ लीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं जिसमें टाइम कंज्यूमिंग हो, बच्चे जिसमें उलझें, इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। 80 है, ये 8 है। ठीक है, 280 सिक्के हैं। यदि सिक्कों का मूल्य, अब देखिएगा इसमें भी सिंपल बिल्कुल वही फंडा है, इसमें भी कंफ्यूजिंग चीज़, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। बस इसमें जो क्वेश्चन जो रिप्रेजेंट किया गया है उसमें ट्रिक दिया हुआ है कि बच्चे उलझे और करना कुछ नहीं है। बेसिक जिनका क्लियर है वो कहीं नहीं उलझेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में अगर वो चाहे तो इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करके आंसर नीचे रख देंगे। इसमें जो मेन जहाँ पे बच्चे उलझते हैं, मैं वहाँ की अगर दोस्तों बात करूँ तो वो ये चीज़ है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। एक बक्से में 1 रुपये 50 और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। ठीक है, 280 सिक्के क्या है, सिक्के संख्या है, 280 सिक्के। बात को आप समझिए, अगर मेरे पास 280 सिक्के हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे पास 280 रुपये हैं। ऐसा होता है क्या, अगर मेरे पास 280 सिक्का है, कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे पास कितना सिक्का है, मैं बोला 280 रुपये, 280 सिक्के हैं मेरे पास, सॉरी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे पास 280 अगर सिक्के हैं तो मेरे पास 280 रुपये ही होंगे। क्यों, क्योंकि अगर हो सकता है 280 जो सिक्के हैं वो 2 रुपये के निकले तो, या फिर हो सकता है जितने भी मेरे पास 280 सिक्के हैं वो 5 रुपये के निकले या फिर मेरे पास जितने 280 के सिक्के हैं अगर वो 10 के सिक्के हैं तो क्या ये 280 रुपये ही होंगे, नहीं होंगे। बस
अगर आप ये समझ गए तो आप क्वेश्चन समझ गए। 280 सिक्के हैं, ये 280 सिक्के, 280 रुपये नहीं है, ये मूल्य नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर आप इस चीज़ को आपने कैच कर लिया तो क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो कह रहा है कि यदि सिक्कों का मूल्य, देखिए एक जगह सिक्कों की संख्या मिली और दूसरी जगह हमको मूल्य मिली है। सिक्कों की संख्या नहीं है ये, सिक्कों का मूल्य है ये 8, जिस तरह से मैंने बताया था अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में कि अगर कोई इस तरह से अगर रेशियो में कोई संख्या लिखी हुई है तो उसको हम इस तरह से 8a 4a 3a इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये चीज़ मैंने अभी डिस्कस किया था ऊपर आपको। तो ये जो 8a अगर है तो ये 8a रुपए हैं, रुपए, ये 4a रुपए है, ठीक है, ये 3a रुपए है, और ये क्या है, ये संख्या है, ये रुपए हैं अलग हैं। इसमें 8a जो है वो क्या है, 1 रुपए के है, 1 रुपए वाले सिक्के हैं। और ये जो 4a है मूल्य है, वो 4 रुपए जो है वो 50 पैसे वाले सिक्कों के मूल्य है, और ये जो 3 है वो 25 पैसे वाले सिक्कों की मूल्य है। तो बस अगर आप यहाँ पे आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। बस एक लाइन है और ये क्वेश्चन फिनिश। कह रहा है कि ये 843 के मूल्य हैं। तो अब हम इसको मूल्य को अगर हम सिक्कों की संख्या में निकालें, सिक्कों की संख्या के रूप में अगर हम लिखें इस चीज़ को, सिक्कों की संख्या के रूप में अगर हम लिखें इस चीज़ को तो क्या लिखेंगे। अगर हमारे पास 8 रुपये, मान लीजिए ए को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा कि अगर मेरे पास 8 रुपये हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 8 सिक्के हैं, ठीक है, मेरे पास 8 सिक्के हैं संख्या। अगर मेरे पास 8 रुपये हैं, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 8 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो कितना होगा, 8 ही होगा। अब अगर मैंने कहा कि मेरे पास 50 पैसे के जो सिक्के हैं 4 रुपये हैं, मैंने कहा कि मेरे पास कितना है, तो 4 रुपये का सिक्का है। तो कौन से सिक्के हैं भाई, तो वो अठन्नी है मेरे पास, 50 पैसे वाला है। तो अगर 50 पैसे वाला सिक्का है मेरे पास, 4 रुपये का है, तो कितने होंगे टोटल, 8 सिक्के होंगे, क्योंकि 1 रुपये में 2 50 पैसे के सिक्के। अगर ये समझ गए तो आपका क्वेश्चन बन गया। अब मैं कहूँ कि मेरे पास 3 रुपये हैं, लेकिन कौन से 3 रुपये हैं, तो वो 25 पैसे वाले हैं। तो 1 रुपये में 4 25 यानी 3 रुपये में 12 सिक्के हैं मेरे। अब बस ये हो गया तो बन गया। अब देखिए टोटल सिक्कों की संख्या का अब रेशियो में आ गया है यहाँ, इसको ऐड कर दीजिए, सिंपल है। उसी तरह से ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 8a और 12a, तो इसको ऐड कीजिए, 12a 28 सिक्कों की कुल संख्या मेरी कितनी हो गई, ये संख्या है, मूल नहीं रहा ना, हमने यहाँ गुना करके इसको संख्या में निकाल लिया है। अब तो ये 20a हो गया, 28a, ये सिक्कों की संख्या है, और क्वेश्चन में क्या दिया है, सिक्कों की संख्या 280, बराबर होगा, दोनों सिक्कों की संख्या बराबर हो गई। अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो कितना आएगा, ए इजकल टू 10 आएगा हमारे पास। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो ए, यहाँ ध्यान देंगे हमारे पास क्या था, सिक्कों की संख्या 8 है, सिक्कों का संख्या कितना है, 1 रुपये वाले का 8 है कि नहीं, बिल्कुल सामने है। तो क्या हो जाएगा, 8 है, 8 इंटू एक कितना है 10, यानी 80। हमारे पास कितना है, 80 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है। हाँ, अब हमारे पास 80 1 रुपये वाले सिक्के हैं जिनका मूल्य भी क्या होगा, 80 ही होगा। लेकिन अगर यही 80 हमारे पास 80 सिक्के अगर हमारे पास 50 पैसे वाले होते तो इनका मूल्य कितना होता, 40 रुपये ही होते। खैर हमसे मूल्य पूछा नहीं है, हमसे पूछा है सिक्कों की संख्या, तो वो क्या होगा, आंसर डी होगा। ठीक है, सिंपल सा है। ये इतना चीज़ अगर समझ गए तो कभी नहीं फंसेगा। और अगर इस चीज़ को आप बेसिक सिक्कों की संख्या और सिक्कों के मूल्य को अगर आप नहीं समझ पाएँ तो ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करने वाला है, विश्वास कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए बिल्कुल इस तरह के भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप 25 में से 20 20 to 23 मार्क्स ईजिली ला सकते हैं। आप स्कोरिंग है, रीजनिंग और मैथ
अच्छी करके जाइए, और उसके बाद अगर आपको इंग्लिश या जीके में से किसी एक पर कमांड है तो आप बिल्कुल एमटीएस में कर सकते हैं, आप सक्सेस कर सकते हैं उस चीज़ को, आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 37 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहली संख्या का 5 गुना तथा दूसरी संख्या का 11 गुना का योग 227 है। तो संख्या क्या होगी? 37 को 2 भागों में बांटा गया, चलिए बांट देते हैं। मान लीजिए पहली संख्या क्या होगी? मान लिया हमने कि पहली संख्या x होगी, तो हमारी दूसरी संख्या क्या होगी? क्या होगी? 37 में से अगर हमने x को माइनस कर दिया तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी कि नहीं? क्योंकि 37 को 2 भागों में ही बांटने की बात कर रहा है। तो हमने मान लिया कि पहला भाग जो हमने बांटा वो x है, और दूसरा भाग क्या होगा? तो 37 में से अगर x हटा देंगे तो जाहिर सी बात है हमको दूसरा भाग मिल जाएगा। ये पहला भाग, ये भाग फर्स्ट, और ये सेकेंड भाग। अब कुछ नहीं करना है, हो गया। तो क्या करें कि पहले संख्या का 5 गुना, ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास x है, तो पहली संख्या x का 5 गुना। उसके बाद क्या करें? दूसरी संख्या का 11 गुना का योग, तो जोड़ का चिन्ह दे देते हैं, योग बोल रहा है। और दूसरी संख्या कितनी है? 37 माइनस एक्स का 11 गुना, यानी 11 से गुना कर देना है आपको। इज इक्वल टू क्या होता है? दोनों का योग 227 होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 5x प्लस, इसको आप इस 37 को 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, 407 माइनस 11x इज इक्वल टू 227। अब 11x में से 5x चला गया तो सॉरी -6x, ये माइनस है, -6x, और ये 227 में से 407 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा? माइनस में ही रिजल्ट आएगा, वो आएगा -7 में से 7 गया से 0, 0 में से 2 गया 8, 8 to 10 एंड दिस इज 1। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, और x इज इक्वल टू हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 6 को 180 को 30 टाइम डिवाइड करता है। अब हमारे पास एक संख्या 30 हो गई, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 7। 37 में से अगर 30 को माइनस किया तो 7 आ गया, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा? डी, 30 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए एक काम को 20 दिनों में और बी 50 दिनों में करता है। यदि वो दोनों 5 दिन साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग बाकी रहेगा? ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि कितना भाग बाकी रहेगा। छोटा सा ट्रिक है। कभी कभी क्या होता है कि हम हर बार में जल्दी में क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में क्या करते हैं, शुरू के 2 लाइनें पढ़ते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा वो तो 5 दिनों में साथ मिलकर, ठीक है, 5 दिनों में साथ मिलकर और सॉल्व कर दिया। चले हम तो बोले कि हम तो बना दिया, सही बना दिया, लेकिन बाद में क्या चलता है, जब रिजल्ट आता है तो मालूम चलता है कि हमने जो बनाया वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। 2 सेकंड ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन बिल्कुल क्वेश्चन को आखिरी तक पढ़िए कि कह क्या रहा है। कह रहा है बाकी कितना रह गया, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर ए कितने दिन में काम करता है? 20 दिनों में किसी काम को, और बी कितने दिनों में करता है उसी काम को? 50 दिनों में, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम में बताया था, पिछले वीडियो में, कि अगर 20 दिन में काम करता है, 20 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 20। उसी तरह अगर बी कितना करेगा? 1/50। अब दोनों मिलकर साथ में किस तरह काम करेंगे? एक दिन में कितना काम करेंगे? ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 100, 5 टाइम 20 से अगर 100 में को हमने डिवाइड किया तो 5 टाइम, और
50 से जब 100 को करेंगे तो 2 टाइम। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, 7 अपॉन, सॉरी कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ठीक है, 7/100 ये आ गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। कह रहा है कि दोनों ने एक दिन में, यानी एक दिन में दोनों मिलके 7/100 काम करता है, ए और बी एक दिन में। तो 5 दिनों में कितना काम करेगा, दोनों 5 दिन साथ मिलके करते हैं, 5 दिनों तक दोनों ने साथ मिलके काम किया, हो जाएगा यही। तो क्या होगा, बिल्कुल एक दिनों में अगर 7/100 काम कर रहा है तो 5 दिनों में 5 गुना काम करेगा। एक दिन में अगर एक काम किया तो 5 दिन में 5 काम करेगा। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। अगर कोई आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 से 100 को डिवाइड कर देंगे 20 टाइम, यानी हमारे पास क्या निकल के आएगा, 7/20। ये 7/20 जो है, इन लोगों ने 5 दिनों में काम किया है, काम को कर दिया, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि काम बच कितना गया। तो काम कितना बच जाएगा, एक काम है, उस काम में से 7/20 काम इन लोगों ने कर दिया, तो बचेगा कितना काम, तो काम जो है बच जाएगा 13/17। ये जो काम होगा इतना बचा रह गया। 5 दिनों में उन लोगों ने कितना काम किया, तो किया 7/20, और बचा हुआ काम जो हमारे पास रह गया वो 13/20 काम रह जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सीधा ही पूछता है कि 5 दिनों में कितना काम कर पाएंगे वो लोग, तो 7/20, लेकिन 5 दिनों के बाद कितना बचा रह जाएगा तो फिर अलग बात है। एक स्टेप का बस है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा। ठीक है, दोनों तरह के मेथड बताऊंगा, इजी वे भी और शॉर्टकट भी, मतलब बेसिक भी और शॉर्टकट भी, दोनों बताऊंगा। मैं तो, मेरी सलाह तो ये रहेगी कि पहले आप बेसिक से ही बनाइए, और जब आपका बेसिक अच्छा हो जाए, जब आपकी कमांडिंग क्वेश्चन पे हो जाए, उसके बाद जाके आप शॉर्टकट मेथड को आप यूज कर सकते हैं, फिर आप आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो हमने सपोज किया कि बी का वेतन x रुपये है, तो हमारे पास ए का वेतन कितना हो जाएगा, बताइए। अगर बी का वेतन x रुपये है तो ए का वेतन जो है बी के वेतन से 25% अधिक है, यानी ए का वेतन जो है बी के वेतन का 125% है। इसको और 20 से डिवाइड कर देंगे, 25 से डिवाइड करेंगे एक्चुअली, 25 4 टाइम 100 एंड 5 टाइम 125, यानी हमारे पास जो आएगा, यानी कहने का मतलब है कि ए का जो वेतन होगा वो 5x/4 होगा, जबकि बी का वेतन x रुपये ही होगा। तो कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो बी का वेतन कितना कम है, तो माइनस कर दीजिए, ये ए का वेतन है 5x/4, और इसमें से बी का वेतन को माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 4x, यानी x/4। तो बी का वेतन जो है, बी का वेतन कितना कम है, x/4। अब प्रतिशत पूछ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो आई होप कि ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इस चीज़ को समझने में। तो कितना कम है, प्रतिशत कम कितना है, तो बी का वेतन कितना कम है, तो ये x/4 कम है। ठीक है जी, किसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ भी देखना बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है कि किसके कंपैरिजन में हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि कितना प्रतिशत कम है। तो किसके कंपैरिजन में हम कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं
बी का वेतन कितना कम है। किसका वेतन कितना कम है? हम कंपेयर कर रहे हैं बी का वेतन एस के वेतन से कितना कम है। कितना कम है? 1/4 कम है। किसके कंपैरिजन में? तो ये हम लोग निकालेंगे कि किसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो बी का वेतन सिंपली ए के वेतन का 5x/4 इंटू 100 सॉल्व कर देंगे, हमारे पास निकल के आ जाएगा 1/5 इंटू 100 यानी 20%। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। इस चीज़ को एक और मेथड है जिसे मैं बताना चाहूँगा, एक शॉर्टकट है। जिस तरह से एक पहले क्वेश्चन को मैं आपको बता चुका हूँ, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्विक मेथड, शॉर्टकट मेथड के द्वारा। कह रहा है 25% अधिक है। सिंपल सा एक फार्मूला है, मैं बता रहा हूँ कि मान लो जी ये जो 25 है इसको मान लीजिए कुछ देर के लिए x। तो हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये x एक फार्मूला आता है, x/100 + x इंटू 100। ठीक है, ये कब है? अगर अधिक है तो। अगर 25% कमी होता तो हम इस चीज़ को अलग तरीके से लिखते और इसी को हम क्या करते, 100 माइनस कर देते प्लस की जगह, और कुछ नहीं करना है। बस अगर कमी हो तो, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया गया कि अगर 25% अधिक है तो, और अगर यहीं पे कहीं पे बोल दे कि 25% कम है तो अगर इतना सारा नहीं करना है आपको कैलकुलेशन, तो सिंपल सा एक फार्मूला है, तो इसको याद कर जाइए कि अगर जब अधिक हो पॉजिटिव हो, जब ग्रोथ हो रहा हो तो प्लस होगा, और जब डिक्लाइन हो रहा हो, किसी चीज़ में कमी आ रही हो तो निगेटिव होगा। तो हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा कैसे एक लाइन में सिंपल सा ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। बोल रहा है 25% अधिक है। ठीक है जी, तो 25/100 अधिक है यानी पॉजिटिव है, प्लस है, तो प्लस का साइन 25 इंटू 100 यानी 25/100 एंड 25 इंटू 100। 5 टाइम 25 का 5 टाइम 125, और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20। सिंपल सा 25% आंसर आ गया हमारा। कुछ नहीं करना है, 1 स्टेप सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर ये बहुत यूज़फुल है, मेरे हिसाब से बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। मैं तो कहूँगा कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके और इसको आप कहीं भी एक रफ में लिख लें, ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी, श्योर हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं कि कह रहा है कि यदि एक ट्रेन एक खंभे को 7 सेकेंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को 28 सेकेंड में पार करती हो, और अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई 390 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। पहले तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये मान लीजिए हमारा एक खंभा है, कुछ नहीं सोचना, ये हमारा एक खंभा है।
ट्रेन के किनारे लगा हुआ है, और यहाँ से एक ट्रेन है जो इतनी लंबी है, मान लीजिए ये इसका इंजन है, ये ई फॉर इंजन, ठीक है, सॉरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। सपोज ये इंजन है और ये पिछला डब्बा है और ये खंबा है, ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, चल रही है, मतलब एक पॉइंट जब आएगा जब ट्रेन चल रही होगी तो ट्रेन का इंजन बिल्कुल इस खंबे की इस जगह पे होगा, और फिर क्या होगा, ये ट्रेन चलते 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 इसका इंजन यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, और इसका जो पीछे का जो पिछला डब्बा है वो एक टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा, और उस सिचुएशन में क्या होगा, ये इंजन यहाँ रहेगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अभी ट्रेन जो है खंबे के पीछे है और फिर चलते 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 वो क्या होगा, खंबे के उस पार चली गई। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि यदि एक ट्रेन एक खंबे को 7 सेकेंड में, यानी ये खंबा के पहले इधर था, और जब इसको ये पूरा जो ट्रेन है इस खंबे के उस पार जाने में इसको कितना समय लग गया, 7 सेकेंड लग गया। एक चीज़ तो आप ये समझ गए कि 7 सेकेंड लग गया। दूसरी चीज़ फटाक से समझते हैं, किसी ट्रेन को 7 सेकेंड में ये ट्रेन कितना दूर चला, आप ये में बता सकते हैं? आप दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए कि अगर कोई पूछे कि ठीक है ये ट्रेन यहाँ था और अब यहाँ 7 सेकेंड में पहुँच गया, तो बताओ कि ट्रेन 7 सेकेंड में कितना दूर चला। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कितना चला, जितना ट्रेन की लंबाई थी उतना ही चला। अभी 7 सेकेंड पहले ये ट्रेन यहाँ है और 7 सेकेंड बाद क्या हुआ, यहाँ से ऐसे चलते हुए यहाँ आ गए, तो 7 सेकेंड में उसने कितना दूरी तय किया, यही दूरी तय किया ना 7 सेकेंड में ट्रेन ने। ये दूरी क्या है, ये दूरी इजकल टू ट्रेन का लंबाई जो है वही है ना। यानी ट्रेन ने एक खंबे को जब क्रॉस करेगा, जब भी कहे कि कोई खंबा है तो उस खंबे को क्रॉस करने में जो दूरी तय करेगा ट्रेन, वो दूरी जो होगा वो खुद ट्रेन की लंबाई ही होगी। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया, और दूसरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक सेकेंड कॉन्सेप्ट कहता है कि कभी कभी कि एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को सिंपल ऐसा ही बिल्कुल कि ये ट्रेन है, अभी एक समय में क्या है, ये ट्रेन प्लेटफॉर्म के पहले खड़ी है, ठीक है, और फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद कहेगा कि थोड़ा सा समय, जिस तरह से इस क्वेश्चन में दिया है कि 28 सेकेंड, 28 सेकेंड बाद क्या हुआ, ये ट्रेन यहाँ पहुँच गई, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है। अभी यहाँ थी, कह रहा है कि 28 सेकेंड, 28 सेकेंड ट्रेन चला, ये ट्रेन यहाँ से चलते, यहाँ से चल रही है इंजन, और ये चलते 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 इस पोजीशन पे जब पहुँची, ऐसा पोजीशन जहाँ पे इसका पिछला बोगी बिल्कुल स्टेशन के आखिरी सिरे पे है और ये इंजन यहाँ है, तो इस इतना दूर चला, उसमें उसको कितना लग गया, 28 सेकेंड लग गया। अब उसी तरह से कोई आपसे पूछे कि ठीक है 28 सेकेंड लगा, तो बताओ कि 28 सेकेंड में ट्रेन कितना दूर गया, कितना दूरी तय किया, तो कितना दूरी गया, सिंपल सी बात है, कितना दूरी गया, तो ये जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है प्लस जो डिब्बे की लंबाई है उतना ही देर चला ना। 28 सेकेंड में कितनी दूरी तय किया ट्रेन ने, ये दूरी तय किया, और क्या दूरी तय किया, सिंपल सी बात है। बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो समझिए कि क्वेश्चन आपका बन चुका है। अगर कोई खंबे को क्रॉस कर रहा है तो खुद की लंबाई को क्रॉस कर रहा है, अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके जा रहा है तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो इस तरह से हम निकाल देते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो मान लो लंबाई, लंबाई हमने मान लिया जी, लंबाई हमने मान लिया कि x है, तो 7 सेकेंड में कितना दूर चला, हमने दूरी 7 सेकेंड में कितनी दूरी चली, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है, तो दूरी x और चाल नहीं मालूम है और समय 7 सेकेंड। सिंपल इसी तरह से करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, अब सेकेंड कंडीशन, ठीक है, सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 390 है, प्लस ट्रेन की लंबाई x, ये दूरी हो गई, चाल नहीं मालूम है, और इस बार समय कितना लगेगा, 28 सेकेंड। बस इसको सॉल्व कर देना है, हो गया। यहाँ भी चाल है, यहाँ भी चाल है, अब अगर हम चाल इजकल टू कर दे तो x/7 इजकल टू 390 प्लस एक्स अपॉन 28, 7 से 4 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4x इजकल टू 390 प्लस एक्स, ठीक है, और ये जब माइनस हो जाएगा तो 3x इजकल टू 390,
यहाँ से x इजकल टू